हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 13 ऑफ द CDS PYQ सीरीज जो हम लास्ट 15 ईयर PYQ सीरीज कर रहे हैं उसका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए, जब भी आपको ये सब क्वेश्चंस आए ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में है। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 22। अब आपको लग रहा होगा कि क्या वापस से नहीं पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आर्टिकल 22 ही पूछा जा सकता है। आप सोचेंगे कैसे भाई, कैसे क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए अभी तक कि यूपीएससी क्या करती है कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वहां से भी एक नया क्वेश्चन बनाती है। तो ये भी एक मेथडोलॉजी है। आप क्वेश्चन को भी समझिए कि अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे मैंने आपको एक कल बताया था ना, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो डॉक्ट्रिन है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीइंफोर्स किया था। बोला तो ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, सॉरी डेथ पेनल्टी जो है, दैट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो भी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रिंसिपल को फोकस किया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इसीलिए हमें हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या गलत है। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर आपको आर्टिकल 22 में बता देता हूं क्या होता है कि अगर आपको पुलिस अगर अरेस्ट करके जाती है ना, करके ले जाती है, तो आपको पहले ग्राउंड बताएगी, आएगी और ग्राउंड बताएगी किस ग्राउंड पे आपको उठा के ले जा रहे हो। पहली बात, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। वैसे आपको बता दो, इसका सोर्स तो लक्ष्मीकांत है ही, साथ ही साथ इसका सोर्स आई थिंक 8th क्लास की जो बुक है, 8th क्लास की बुक में आपको मिलेगा। उसके अंदर जुडिशरी का टॉपिक है, या फिर जो 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर भी ये दे रखा है। 3 से 4 ग्राउंड दे रखे हैं। आई थिंक FIR वाला चैप्टर कोई है ऐसे करके, आपको पता होगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर होते हैं इंडियन पॉलिटी के, सिविक्स बोलते हैं उसको, अपने 6th 7th और 8th के एनसीईआरटी में। आपको लगता होगा वहां से क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी रेफरेंस वहां से भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका रेफरेंस बोलूं तो वहां से भी है। अब क्या होता है दूसरा कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है, क्योंकि आपको भाई ग्राउंड क्या है आपका, क्या इलीगल डिटेंशन तो नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ आपको एक लॉयर अपॉइंट, आपका खुद का लॉयर है तो आप अपॉइंट कर रही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पब्लिक लॉयर आपको दिया जाएगा। तो 3 चीजें आपको दी जाती हैं। ये बेसिक 3 चीजें होनी चाहिए। लेकिन क्या है, एनिमी एलियन को अवेलेबल है क्या? दिस इज नॉट फॉर द एनिमी एलियन। क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अवेलेबल है? नहीं भाई, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एनिमी एलियन के लिए नहीं है। क्या है, इनकम टैक्स वाला कोई अगर लॉ के बेसिस पे आपको अरेस्ट किया गया तो, या मतलब उस केसेस में है तो वो सब चीजों के लिए नहीं रहेगी। या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया है तब जाके आपको उठाया जा रहा, तो वो सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे पढ़ लेते हैं। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। मतलब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, मतलब इसमें कोई इनकरेक्ट चीज नहीं है। नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। वही लॉयर की बात हो रही है यहाँ पे। हिज ऑफ हर चॉइस, वही है कि आपकी चॉइस का है तो आप उसे अपॉइंट कर लीजिए, उसे बुला लीजिए, या फिर आप गवर्नमेंट वाला ले लीजिए, आपके ऊपर है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है। Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 1 week. 1 week नहीं भाई, कितने बोला मैंने? 24 hour. Okay. The right to protection against arrest is not available to a person in jail pursuant to judicial order. Of course सी बात है, उसको कैसे रहेगा? तो यहां पे देखिए, खुद अपने आप में गलत है, तो सी इज द रॉन्ग आंसर। आपको यहां पे 1 वीक नहीं है। ओके, चलिए। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको बताया जाएगा, यहां पे 24 आवर है, 1 डे है, दैट इज 24 आवर, नॉट ए वीक। यहां पे ये होता है कि आपका ट्रैवल टाइम इसके अंदर एक्सक्लूडेड रहता है। मतलब आपको घर से लेके पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, सो दैट ट्रैवल टाइम इज एक्सक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन दैट। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये आर्टिकल 22 का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे आर्टिकल 19, 20, 21, 22 जो चारों को मैं एक साथ मिला के आपको पढ़ाऊंगा मैं, काफी अच्छा लेक्चर होगा वो। ओके, कवर करूंगा, जल्दी कवर करूंगा वो भी मैं। देखिए, द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2 इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन ऑलरेडी लॉफुल डिटेंशन। ऑलरेडी वही बोला ना कि लॉफुल डिटेंशन अगर है तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन। Which of the following statement is / are correct regarding the preamble of the Indian Constitution? देखिए, प्रियम्बल के लिए 2 चीज आप दिमाग में रखिए, भले आपको कुछ पता हो या नहीं पता हो। प्रियम्बल में पहली चीज होती है कि इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ये आप दिमाग में रखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने बेरवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1960 का है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद ही बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उन्होंने खुद अपने जजमेंट को स्ट्रक डाउन किया इन केशवानंद भारती केस और उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल कमेंट किया जा सकता है? हाँ भाई, प्रियम्बल कमेंट किया जा सकता है और प्रियम्बल कमेंट किया गया है एक बार इन 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और क्या याद रखेंगे? प्रियम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर। और क्या उनकी पावर को लिमिट करता है? नहीं, वो पावर को भी उनकी लिमिट नहीं करता, ना उनको कोई सोर्स देता है पावर की, ना ही उनको कोई लिमिट करता है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखेंगे। क्या इनफोर्सिएबल है? नहीं, इनफोर्सिएबल नहीं है। आप इनफोर्सिबल नहीं, जस्ट एक मेयर आइडियाज हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, एक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के थॉट हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। ओके, तो ये समझिए आप एक तरह से बस। तो यहां पे प्रियम्बल बाय इटसेल्फ नॉट इनफोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, हाँ सही है, इनफोर्सिबल नहीं है। ओके, अब ये मत बोलिए कि भाई उसके अंदर जो चीजें दी है उनको इन्फोर्स कराने के लिए मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, नहीं, वैसा नहीं हो सकता। Preamble state the objective which the constitution seeks to establish and promote. Of course it's objective. Okay, ये principles है जो हमारा constitution उसको achieve करना चाहता है, बिल्कुल सही है। The preamble indicate the source from which constitution derive its authority. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो third statement is a wrong one here. Otherwise first and second is a totally correct. तो preamble is not the source of the power or not it's limiting the legislature in any way. Okay, and preamble is a part of the constitution. Preamble can be amended under article 368. Yes, it can be amended, keeping in mind the basic feature of the constitution cannot be amended. क्या secularism word हटेगा वहां से? नहीं, secularism word नहीं हटेगा, because secularism is a basic feature of the Indian constitution. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी बोला गया है, और इससे पहले इसके बाद आई थिंक एक और केस है एसआर बोमई केस, उसमें भी बोला गया है, केशवानंद भारती केस में भी बोला गया है। ये सब केसेस भी करेंगे हम लोग, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, तो चलिए, प्रियम्बल के ऊपर एक फेयर आइडिया मैंने दे दिया। अब आप खुद फाइंड करेंगे कि कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे। सोशलिस्ट, सेकुलर तो पता ही है, और एक है इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने जोड़े थे आफ्टर द 1976 के 42nd अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था। ओके, चलिए, प्रियम्बल भी आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। इसका ये मतलब नहीं था कि सेकुलर वर्ड नहीं था तो हम सेकुलर नहीं थे। ओके, सेकुलर सिर्फ लिखने से नहीं होता, वो तो फिर मैडम जी ने लिख दिया तो अलग बात है, अदरवाइज सेकुलर के प्रिंसिपल्स हमारे में थे। ओके, चलिए देखिए, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर। दिस व्यू वाज क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सेवरल लैंडमार्क केसेस इंक्लूडिंग केशवानंद भारती केस 1973। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये पूछा जाए कि कौन से जजमेंट में, कौन से केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो था बेरवरी यूनियन केस, बेरवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1960 का। ठीक है, चलिए, which of the following statement related to the cultural and educational right is not correct? देखिए, पढ़ के वैसे समझ में आ जाएगा। ये आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के आर्टिकल्स स्टेटमेंट सीधा उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन से आगे आपको रखा हुआ है पेपर में। एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैज अ राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। आपको स्टेटमेंट देख के क्या लगता है, गलत होगा सही होगा? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ माइनॉरिटी को ही स्टेटस देता है क्या कि माइनॉरिटी हैज अ राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर? क्यों, मैं मेजॉरिटी में, मैं हिंदू हूं तो मेरे को नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई। आपको नहीं आइडिया है तो भी आप ये कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें होती है ना, आपने सिर्फ एक बार पढ़ी है लेकिन आपको उतना मतलब याद नहीं है। क्वेश्चन तो देखो पहले, बिल्कुल सही है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट, स्टेट फंड या फिर स्टेट मतलब जो सरकार के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, जो वैसे स्कूल जो जिनको सरकार से पैसा मिलता है, ऑटोनॉमस है लेकिन सरकार से पैसा मिल रहा है उनको, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस और लैंग्वेज। आपको लगता है किसी बच्चे को, किसी सिटीजन को अलाउ मतलब एडमिशन नहीं दिया जाएगा, डिनाई किया जाएगा? आपको लग रहा है ऐसा? नो सिटीजन, ऑफ कोर्स। क्यों डिनाई किया जाएगा सरकारी स्कूल में? प्राइवेट का अलग कंसेप्ट है, वैसे तो प्राइवेट के लिए भी नहीं है, लेकिन नहीं किया जाएगा यहाँ पे।
सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, नॉट करेक्ट पूछा, नॉट पे आएंगे हम लोग अभी। द स्टेट शैल इन ग्रांटिंग एड, जब ऑफकोर्स बात है स्टेट ग्रांट देता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। क्यों करेगा भाई? ये करेगा तो सेकुलर प्रिंसिपल वायलेट नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है, स्टेट एक प्रेफरेंस दे रहा है, तो स्टेट क्यों करेगा ऐसा, क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा व्हाइल गिविंग द फंड्स। अगर वो माइनॉरिटी को दे रहा है तो मेजॉरिटी को भी देगा, दोनों को इक्वल राइट्स है, सिंपल सी बात है। ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज। एक और बात देखिए, अब आप बोलेंगे कि माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन है क्या? देखिए माइनॉरिटी वर्ड इज नॉट डिफाइंड, लेकिन कितने टाइप की माइनॉरिटी है ये मेंशन है, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। दो टाइप के माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो बात आप दिमाग में रखेंगे, वो भूलेंगे नहीं आप। लेकिन माइनॉरिटी डिफाइंड है क्या? नो, माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, देखिए खुद लिखा है, ये आपको बता दूं आर्टिकल 30 का आई थिंक स्टेटमेंट है सीधा है, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर देयर। बिल्कुल बिल्कुल चॉइस है। आप देखते ही होंगे मदरसे एस्टैब्लिश होते हैं, चर्च के अपने स्कूल एस्टैब्लिश होते हैं ना, क्यों नहीं होते हैं? ओके, तो यहां पे थर्ड वाला गलत था। देखिए 29 क्लॉज है, एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैज अ राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, सीधा उठा के दिया। ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज, आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1, हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यहां पे देखिए ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है भाई? इनकरेक्ट है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन ग्रांटिंग एड, सीधी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डीपीएसपी। देखिए डीपीएसपी आपको बता चुका हूं, डीपीएसपी एक तरह से क्या है, इट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक क्वेश्चन आया था एक बार इसी पीआईक्यू सीरीज में ही हमने सॉल्व किया है कि 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई एक्ट 1935 में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे वो वाइसरॉय को दिए गए थे, कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए दिए गए थे कि भाई क्या क्या उन्हें करना है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द बेटर गवर्नेंस, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो वही प्रिंसिपल्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल अडॉप्ट किए। तो क्वेश्चन ये था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे वो हमने किस फॉर्म में एक्सेप्ट किए, किस फॉर्म में हमने अडॉप्ट किए। तो वी हैव अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ द डीपीएसपी, बिकॉज डीपीएसपी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ गाइडलाइन, काइंड ऑफ अ इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेटर गवर्नेंस, for the better governance of the people, for providing good facility to the people of India। ठीक है, अब डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है ये भी बता दूं आपको, ये हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ये सब भी धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सोर्सेस से क्वेश्चन आते हैं और आप चाहेंगे कि एक दिन में बैठ के एग्जाम से पहले आप सोर्सेस कर लें, नहीं होगा। आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा आपका दिमाग चलाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा चारों दिशाओं में, अच्छा किससे कनेक्ट हो रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है, ऐसे करना पड़ेगा। चलिए अब डीपीएसपी किस में है भाई? पार्ट 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51। द प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी इनफोर्सिबल। हाँ भाई इनफोर्सिबल नहीं है, आपको बता दो प्रियम्बल इनफोर्सिबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी इनफोर्सिबल नहीं है, डीपीएसपी इनफोर्सिबल नहीं है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, मतलब एक तरह से रूल्स एंड मतलब सर्टेन ऐसे ना बेसिक चीजें हैं जो आपको लानी पड़ेंगी गवर्नेंस चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, रन करने के लिए। तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉज। डेफिनेटली द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डायरेक्टेड इन मेकिंग इंडिया एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री। अरे कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं बनाएंगे भाई, इंडिया को हम कैपिटलिस्ट कंट्री बनाने के लिए नहीं ये डीपीएसपी लाया गया है। ये वो प्रिंसिपल है जो लोगों के बेनिफिट के लिए किया जाएंगे। कैपिटलिस्ट हमेशा खुद के बेनिफिट की बात करता है। जैसे आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका के अंदर जो चीजें हैं वो मोर और लेस कैपिटलिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी की बात होती है, कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्ट भी है। हमने एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल रखा मिक्स इकोनॉमी का। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं इसके लिए अपना कैपिटलिस्ट का, आप एयरलाइंस देख लीजिए, ठीक है, एयरलाइंस आपकी एक तरह से प्राइवेट चला रहे हैं। ओके, आप अगर ये देख लीजिए ट्रेन देख लीजिए, ट्रेन कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है आपको बताइए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेस आपको मिलेंगे।
ओके, तो ये क्यों दे रहा है? बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे कि एक टर्म आता है इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि भाई उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पूरा का पूरा मतलब अधिकार है। ओके, उसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जो है गवर्नमेंट है या कंपनी है, उसका ही उसके ऊपर अधिकार रहने वाला है। ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज नेचुरल मोनोपोली। ये क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मतलब पार्ट है वैसे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, मिक्स सॉरी, एक तरह से वैसे प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल एंड कल्चर वेलफेयर की बात करते हैं यहाँ पे। एक तरह से सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात ज्यादा करके यहाँ पे होती है, ना कि कैपिटलिस्ट की। ओके, तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, अगर आप जैसे पढ़ेंगे वहां पे हम बात करते हैं कि पंचायत लाएंगे, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, खादी को प्रमोट किया जाएगा, इसकी बातें होती हैं। हम सबके हेल्थ को प्रमोट करने की बात करते हैं, हेल्थ को राइट क्या बोलते हैं, बच्चों को एजुकेशन की बात करते हैं वहां पे। तो ये डीपीएसपी है। राइट टू वर्क की बात करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में थोड़ी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट कंट्री के बनाने के लिए थोड़ी हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो डी वाला गलत है। ये थोड़ा बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और, अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो किसको प्रेफर किया जाएगा? फंडामेंटल राइट्स को प्रेफर किए जाएंगे। और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कब दिया था? आफ्टर द मिनर्वा मिल केस 1980। चलिए, इसको पढ़ लीजिएगा। सोशलिस्ट इन नेचर, एमिंग फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल वेलफेयर रेदर देन फॉस्टरिंग कैपिटलिज्म। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, मेरे हिसाब से मैंने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर इससे पहले भी काफी पीआईक्यू कराया है। नहीं आपने देखा है तो सेपरेट पीआईक्यूज ही बने हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। ऐसे टोटल 5 सेट पीआईक्यू के बनाए हैं मैंने। उसको देखेंगे तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको सामने है ना, वो हलवा लगेगा। और वैसे भी मैंने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी टॉपिक कराया है, तो भी देख सकते हैं आप। Which of the following statement is not correct regarding the office of the Vice President of India? Vice President is elected by electoral college consisting of the elected members of the both the House of Parliament. ये पहले स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मुझे गलती लग रही है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल द मेंबर्स होते हैं, नॉट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल मेंबर्स होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड भी रहेंगे। Vice President is elected in accordance with the system of proportional representation by mean of single transferable vote. बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के लिए भी यही सिस्टम है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया है? अब आप खुद बताइए, एक कनेक्ट करिए चीजों को। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का हमारा कंसेप्ट यूएसए से है, ठीक है। चलिए, इसलिए हम हमारा वाइस प्रेसिडेंट और उनका वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर करते हैं। आपको बता दूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। बिल्कुल सही बात है। मतलब कहने का मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट ना हमारे किसी राज्यसभा लोकसभा का पार्ट है और ना ही किसी स्टेट के लेजिस्लेचर का हिस्सा है भाई, उसका मेंबर है। बिल्कुल सही बात, नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहले वाले में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड लिखा है सिर्फ, और इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर पूरा पार्लियामेंट पार्ट लेता है। पार्लियामेंट की बात बोल रहा हूं तो लोकसभा भी लेता है, राज्यसभा भी लेता है, और इसके अंदर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड सारे मेंबर होते हैं। ओके, लेकिन वही अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा टेक पार्ट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी टेक पार्ट्स। ओके, एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी को हमने 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़ा था, जिनके को अभी तक जोड़ा नहीं गया है, जिनके के लेजिस्लेचर को। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट में और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट में क्या अंतर है भाई? देखिए, हमारा वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, व्हेन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज वैकेंट फॉर लाइक मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वैकेंट हो सकती है। तो सबसे ज्यादा टाइम जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का पद निभा सकता है वो 6 महीना। लेकिन when it come to USA vice president, what happen when president of the USA dies or resign or due to any reason left the office, the vice president assume the charge for the remaining period, for the remaining tenure। मतलब remaining tenure के लिए वाइस प्रेसिडेंट जैसे आपको बताता हूं मैं 2020 में जब जो बिडेन बने थे प्रेसिडेंट और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, मेरे को ऐसा लगा था कि जो बिडेन थोड़ा सा ना उतना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, लाइक बॉडी काफी वीक हो रही थी और उतने सेंसेस अच्छे से नहीं। आपने देखा होगा कितने सारे पोस्ट उनके वायरल हुए हैं जिसमें वो
क्लूलेस नजर आते थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या पता वो बीच में छोड़ देंगे तो कमला हैरिस विल एज्यूम द चार्ज एज अ प्रेसिडेंट, ऐसा मुझे लगा था, बट हुआ नहीं ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। ओके, अभी आपको समझा दिया है, प्लीज पढ़िए इसको, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायर द and decide in the case of doubt and dispute arising out of the election of the president and vice president। ये मैंने अलग से आर्टिकल भी कराया है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी कराया है, आंसर भी दे दिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ये आर्टिकल 131 में नहीं कवर है, क्योंकि आर्टिकल 131 टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट की बात की जाती है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, पैलेटरी कमेटी नहीं है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली क्यों रहेगा। आर्टिकल 71 क्या बोलता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, मतलब एक केस हाई कोर्ट के पास भी नहीं जाएगा, दिस केस विल ओनली एंड ओनली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली। Inquire and decide all dispute related to the election of the president and vice president of India, and the decision of the Supreme Court in this matter is final। आर्टिकल 71 में सीधा लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए आर्टिकल के साथ जब हम पढ़ते हैं तो एक हमें सोर्स मिलता है कि नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा पढ़ रहे हैं हम लोग, ये फायदा होता है। और लक्ष्मीकांत में प्रॉब्लम ऐसी है ना कि लक्ष्मीकांत में आर्टिकल नहीं लिखे हैं, इसलिए आपको बहुत बार जब मैंने पढ़ाते हुए टाइम भी बोला है कि बेयर एक्ट आप खोलिए, नहीं तो आप देखिए कि आप खुद सर्च करिए, थोड़ा एफर्ट डालिए, आर्टिकल 71 में क्या लिखा है उसको नोट डाउन करिए। आप बोलेंगे इतना हम आर्टिकल कैसे याद करेंगे, अब पीआईक्यू करते करते आपको आर्टिकल याद नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं याद हो सकते हैं। अब आर्टिकल 324 आपको याद नहीं हो रहा है, आर्टिकल 131 याद नहीं हो आपको, आर्टिकल 143 क्यों नहीं याद हो रहा आपको, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। आर्टिकल 143 एडवाइजरी पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये कल के पीआईक्यू में आया था, कल के पीआईक्यू में आपको सॉल्व कराया था मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पे करेगा। Which of the following statement about the delegation, देखिए अपने आप में काफी कॉमन टर्म है डेलीगेशन का। इट इज इसके लिए थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बात मैं मानता हूं। इट इज अब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेशन का मतलब होता है छोड़ना, किसी पद को त्यागना। आपको लगता है डेलीगेशन मतलब अपॉइंटमेंट होती है, एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम बोलते हैं कि मैंने डेलीगेट्स भेजे हैं टू सो एंड सो प्लेस, इंडिया हैज सेंट द डेलीगेट, इंडिया हैज सेंट द डेलीगेशन ओके फॉर द यूएन, होता है ना ऐसा। तो यहां पे एब्डिकेशन नहीं होगा, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होता है, एज्यूम करना होता है, तो पहला वाला गलत हो गया। इट्स मीन कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय लोअर अथॉरिटी। लोअर अथॉरिटी कैसे दे सकती है यार, एक लोअर अथॉरिटी कैसे दे सकती है, हायर अथॉरिटी कभी भी कुछ डेलीगेशन देती है ना, लोअर अथॉरिटी कैसे देगी अपने आप में, लोअर टू हायर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कॉमन सेंस कहता है हमारा। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सुपरविजन एंड रिव्यू, बिल्कुल कोई भी डेलीगेशन आप देखिए, कोई कमीशन सेटअप होता है तो उसका रिव्यू होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होगा, तो थर्ड वाला सही है। इट इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है ये भी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक पर्टिकुलर कमिटी को दे दी, कमिटी मतलब एक डेलीगेशन आपने सेटअप किया फॉर सो एंड सो पर्पस। तो 3 एंड 4 एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसके लिए कहीं आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अगर आप 11th 12th की किताबें आपने पढ़ी हैं एनसीईआरटी की, तो दैट इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड दिस। तो 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो भले आप देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी किताबें मत छोड़िए भाई, किताबें पढ़ना जरूरी है। और कोई बोले मेरे नोट्स पढ़ लो, नहीं यार, बुक्स का सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं तो बोलता हूं बेयर एक्ट भी देखना जरूरी है। कोई बोले ना कि मेरे नोट्स पढ़ लो उसमें से आएंगे, मैं इस बात की गारंटी कभी नहीं लेता यार, और ना ले सकता हूं, कोई नहीं ले सकता। बोलने की बात अलग है, श्योर शॉट मैं नहीं बोल सकता, बस यही बोल सकता हूं मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं, इतना एग्जेजरेट बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। बट जो मैं करा रहा हूं यहाँ पे पीआईक्यू आपको, मैं ये बोल सकता हूं कि अभी भी इस बात की गारंटी है कि 70 to 75% कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे आपके, और फिर जो कंसेप्ट करा दूंगा बाद में उससे क्लियर हो जाएंगे, तो उससे 90% क्वेश्चन आ सकते हैं, 10% तो कहीं से भी दे सकते हैं वो लोग। इसकी गारंटी ना मैं लूंगा ना भगवान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे सोर्स की बात की जा रही है। अब आप बोलेंगे मतलब ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये मैंने पढ़ाया है सोर्स, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भाई हमने क्या लिया है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो ले रखा है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आपको आर्टिकल 14 में मिलता है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है ना,
इट्स नथिंग बट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने लिया है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एंड प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिया हमने? वो लिया है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए अब यहां पे बात करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर। हाँ भाई, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो हमारा है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर मतलब क्या? पार्लियामेंट में, मतलब एक तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमने कहां से लिया है? हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ना भाई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कंसेप्ट है यूएसए का कंसेप्ट है, यहां का कंसेप्ट नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेफिनेटली 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। और हमने क्या लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? हमने रिट्स लिया है कि नहीं लिया है? हमने रिट्स वहीं से लिया है। ओके, तो ये अब देखिए 3-4 चीजें यहां से भी कवर हो गई, तो ऐसे ही आपको कवर करना पड़ेगा। अब यहां पे अब आपको बोलो कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है वेमार रिपब्लिक, दैट इज जर्मनी। बोलो अमेंडमेंट पावर, हमने जो अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? वो लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट कहां से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज फ्रेंच से लिया हमने। ओके, डीपीएस भी ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया? कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सेटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब जो बोल रहा हूं वो सुनते भी रहिए। और क्या हमने हमें कनाडा से क्या लिया है? हमने कनाडा से जो फेडरल फीचर्स हैं हमारे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिकॉज फेडरल फीचर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिकॉज हमारा सेंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। वो हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है कनाडा से। कनाडा से हमने गवर्नर की पोस्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है वो हमने लिए, बिकॉज अगेन गवर्नर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेंटर का ही वो फीचर है। ओके, तो ये चीजें हमने आपको याद रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए इस तरह बताने लगूंगा तो सोर्स वापस रिपीट हो जाएगा। आप वीडियो भी देखिए, अभी इसमें काफी छोटा छोटा रिवीजन हो गया, आप अगर देखते हैं मेरे साथ तो रिकैप हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए आप इसको। विच, अरे यार देखिए शेड्यूल की बात, अब शेड्यूल हम कैसे छोड़ दें भाई, पूरा वीडियो है हमारा उसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट? कौन सा है? 4th शेड्यूल। और इसके अंदर अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, पढ़ा है ना हमने। आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है ये लाइन कि आप कोई भी अमेंडमेंट अगर शेड्यूल 4 में और शेड्यूल 1 में करते हैं सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। ठीक है, 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीट है। 5th शेड्यूल में क्या है? ऐसे 10 स्टेट आते हैं जिसमें शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हैं। 3rd शेड्यूल में क्या आता है? 6th शेड्यूल में 4 स्टेट आते हैं। ठीक है, 3rd शेड्यूल में आई थिंक हमारे ओथ एंड अफर्मेशन आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कौन सी ओथ एंड अफर्मेशन? गवर्नर और प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन शेड्यूल 3rd में नहीं है। आर्टिकल 60 बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 159 बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर। चलिए अब इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। आर्टिकल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में कितने अमेंडमेंट हुए? 3 बार अमेंडमेंट हुए हैं। एक बार 21st अमेंडमेंट, एक बार 72 अमेंडमेंट, 72 नंबर का अमेंडमेंट, और एक बार हुआ 93। दोनों को ऐड करते हो आपको 93 मिलता है। ये भी एक तरीका है, बताया था आपको मैंने। चलिए ठीक है, 4th शेड्यूल। चलिए 3rd शेड्यूल में ओथ एंड इन्फॉर्मेशन है, और आपको एक्सेप्शन भी बता रखा ओथ एंड इन्फॉर्मेशन का। आगे देखते हैं। The fundamental right guaranteed in the Constitution of India can be suspended only by, कब करेंगे भाई? सस्पेंड कब किया जा सकता है हमारे फंडामेंटल राइट? अब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, हाँ और क्या? एन एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, इसी केस में सिर्फ किया जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। उसके अंदर भी एक्सेप्शन है, उसके अंदर भी एक्सेप्शन है। देखिए अभी यहां पे नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड क्या है? वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और क्या है? आर्म्ड रेबेलियन है। तो देखिए अगर ये दोनों ग्राउंड है तब तो आर्टिकल नंबर 19 अंडर आर्टिकल 358 खुद ब खुद सस्पेंड हो जाता है, और बाकी के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359 सस्पेंड कराने पड़ते हैं। प्रेसिडेंट उसके लिए अलग से रिजोल्यूशन, मतलब अलग से पार्लियामेंट उसके लिए रिजोल्यूशन पास करती है, तब जाके किया जाता है। अलग से ऑर्डर्स पास करने पड़ते हैं, और वो भी कौन से ग्राउंड पे? वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पे, आर्म्ड रेबेलियन पे नहीं भाई। और ये ऐड कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। आर्म्ड रेबेलियन भी अपने आप में जो वर्ड है वो 44th के बाद ऐड किया गया है। तो ये आर्टिकल 358 वर्सेस आर्टिकल 359 का जो मेरा डिफरेंस बिटवीन है वो भी देखिए। ठीक है, चलिए तो बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे और हाँ, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में मेंशन है स्टेट इमरजेंसी, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, एंड आर्टिकल 360 में मेंशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे बाहर क्या आएगा इसमें? देखिए वही यहां पे दिया।
ओके हाँ, आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं होंगे, ये बात बताना भूल गया मैं। आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं होंगे। आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी एज वेल। ओके, तो एक तरह से यही मैं बोल सकता हूं कि बाकी फंडामेंटल राइट रहते तो मेरे पास अभी भी है, क्या जिंदा रहने का क्या बोलते हैं, क्या फ्रीडम मेरे पास रहती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिल्कुल रहती है, लेकिन मैं उसको एनफोर्स नहीं करा सकता। समझिए इस बात को। क्या मैं घर से नहीं निकल सकता नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे? क्यों नहीं निकल सकता हूं यार, निकल सकता हूं मैं, किसने रोका है? मैं जाके गोवा घूम के आ सकता हूं, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन मेरे को डिटेन कर लिया ना अगर, तो मैं एनफोर्स नहीं करा सकता। इस बात को समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आई कांट एनफोर्स इट। तो उसका जो एनफोर्समेंट होता है फंडामेंटल राइट्स का, वो यहां पे मुझसे छीन लिया जाता है। अदरवाइज फंडामेंटल राइट तो मेरे पास रहते ही हैं यार, वो तो जिंदा हो तब तक रहेंगे। समझे आप? चलिए, लोगों को लगता है फंडामेंटल राइट छीन लिया। अरे छीन कैसे लिए है, वो एनफोर्स नहीं करा सकता मैं, अगर धर लिया गया तो। मैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 73rd एंड 74th। 73rd पंचायती राज, 74th म्युनिसिपैलिटी या अर्बन लोकल बॉडीज, उसको आप बोलिए। चलिए, इसके कुछ मैंडेटरी प्रोविजन है, कुछ कंपलसरी प्रोविजन है। जैसे आपको बता देना चाहता हूं कंपलसरी प्रोविजन क्या है। 3 टायर सिस्टम होगा, ग्राम सभा बनेगी वहां पे। ग्राम सभा जो वोटर्स होते हैं उनकी होती है, उनकी मतलब उन्हीं का ग्रुप होता है वोटर्स का, जो रजिस्टर्ड वोटर है वहां पे ग्राम सभा उसकी बनती है। 5 साल के लिए गठन किया जाएगा। अगर बीच में पंचायत डिसॉल्व हो गई तो जो अगली पंचायत बनेगी, जैसे 2.5 ईयर के बाद डिसॉल्व हो गई एक पंचायत, दूसरी पंचायत जो बनेगी वो रिमेनिंग 2.5 ईयर के लिए बनेगी। ऐसा नहीं है कि वो पंचायत पूरे अगले 5 साल के लिए नहीं बनती है। ओके, पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं? 243 आई थिंक जी है, जी या 229 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट को पूरी पावर है इनको लाइक ये पंचायत को पूरी पावर देने की कि वो उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, उनके रिसोर्सेस अलॉट करने की, ये सब स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके, क्योंकि पंचायत इटसेल्फ अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, जैसे कि स्टेट अपने आप में एक थोड़ा ऑटोनॉमी रखता है। अब यहां पे बात करते हैं और क्या है। 1/3 यहां पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए वुमेन को, SC ST को एंड द बैकवर्ड क्लास को यहां पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ओके, और क्या है, इलेक्शन कराए जाने चाहिए 5 साल बाद। और क्या था, और फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाना चाहिए, जो इनको फाइनेंस बताए कि कैसे रिसोर्सेस अपने लिए एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे और बढ़ाना है। इस फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द पंचायत, और स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये होते हैं कंपल्सरी प्रोविजन। तो यहां पे वही बोला है, इट मेक मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट टू एस्टैब्लिश 3 टियर सिस्टम। हाँ, लेकिन उन स्टेट में नहीं जहां पे 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, वहां पे इमीडिएट जो मिलिट्री लेवल है, जो ब्लॉक लेवल है, वो नहीं रहेगा तो भी चलेगा। गांव लेवल पे पंचायत, ब्लॉक लेवल पे अपनी मंडल या कुछ अलग अलग ना, हर जगह हर एक स्टेट के अलग अलग नाम है वहां पे। और एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दैट इज जिला परिषद। तो अलग अलग नाम है सबके, लेकिन बेसिक 3 टियर होना ही चाहिए। नाम अलग अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्रेजेंटेशन शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। हाँ भाई, लोगों का वहां पे इलेक्शन होता है, ग्राम सभा बनती है। दूसरा भी सही है, देयर शुड बी मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ ऑल द सीट इन ऑल पंचायत एट ऑल लेवल ऑफ वुमेन। हाँ भाई, बिल्कुल है। ऑल लेवल मतलब पहले लेवल पंचायत, दूसरा ब्लॉक जो होता है, और तीसरा होता है जिला परिषद, तीनों पे होता है। ठीक है, चलिए, तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 है यार, ठीक है, सॉरी ये गलत है। 1 2 एंड 3 तीनों सही है। ओके, ऐसा पहला क्या था जो मतलब गलत कर दिया? हाँ बिल्कुल, ऑल द स्टेट क्या पे होना चाहिए, वहां पे एक्सेप्शन अभी नहीं। मेन यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑल द स्टेट, मतलब हमें एक जनरलाइज टर्म में बात करनी है। एक्सेप्शन तो इसके शेड्यूल एरियाज में भी एक्सेप्शन है, उस पर नहीं जा रहा हूँ। एक जनरलाइज कंपल्सरी प्रोविजन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, कंपल्सरी प्रोविजन में ऑल स्टेट कवर किए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट सिटिंग, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 108। तो आर्टिकल 108 ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने। अब देखते हैं यहां पे किसके लिए। अब आपको लगता है मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा? देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर द नो सच प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल। मनी बिल 2 आर्टिकल से संबंधित है, आपको बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 109 जो प्रोसीजर की बात करता है, जो आप सुनते हो ना कि राज्यसभा के पास 14 दिन की पावर है, 14 दिन उसको अपने पास रख सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, उसके ऊपर अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, लेकिन अमेंडमेंट नहीं कर सकता। ये जो लाइनें लिखी हैं आर्टिकल 109 में लिखी है, हमको दुनिया पागल बनाती है। आर्टिकल 110 में नहीं लिखा है सब। आर्टिकल 110 में लिखा है कि उसके डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चीजें मनी बिल का पार्ट है यहाँ पे। तो हमने आर्टिकल 110 बचपन से जाना है कि आर्टिकल 110 मनी बिल। अरे मनी बिल की डेफिनेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो प्रोसीजर फॉर द मनी बिल क्या करोगे? आर्टिकल 109, और उसमें लिखा है कि ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है।
मनी बिल को सर्टिफाई कौन करेगा? मनी बिल को सर्टिफाई करेगा स्पीकर अंडर आर्टिकल नंबर 110। और क्या उसका सर्टिफिकेशन क्वेश्चन है? क्वेश्चन मतलब वी कैन डू द जुडिशियल रिव्यू फॉर दैट इन द सुप्रीम कोर्ट? नो, देयर इज नो सच थिंग। उसके सर्टिफिकेशन को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इस केस, अच्छा इसके ऊपर देखिए अलग से वीडियो है, अभी से ज्यादा करूंगा तो क्या हो जाएगा, अलग से मनी बिल पढ़ा दूंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रिंसिपल है ना, वो हमारे अगेंस्ट द फेडरल फीचर है, फेडरल फीचर को वॉयलेट करता है वो, आपको बता दूं मैं, क्योंकि वहां पे राज्यसभा की पावर कम हो जाती है। कोई भी बिल अगर जो सिंपल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, उसी के लिए बुलाया जा सकता है। अगर इस बिल के ऊपर 6 महीने तक का डेडलॉक हो गया, अगर लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा में जाके अटक गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया, एंड दैट्स अ बिल ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस वाला बिल है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट करेगी प्रेसिडेंट साहब को, भाई आइए बुलाइए ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लेकिन उसको चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। अभी तो पढ़ा हमने ऊपर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, तो यहां पे जो ऑर्डरिंग बिल होता है उसी के लिए। अब ज्वाइंट सिटिंग में होता है क्या? सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करना होता है। आपको पता है जो ऑर्डरिंग बिल होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी वाली बात होगी। अब सिंपल मेजोरिटी जब ज्वाइंट सिटिंग में बुलाएंगे तो किसकी मेजोरिटी ज्यादा है? लोकसभा की ज्यादा है ना, 543 है, उधर राज्यसभा के बाद 245 ही है बस, तो लोकसभा वैसे ही जीत गई, बिल पास करा देंगे वो लोग। कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाए गए, खुद सोच के देखिए। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन तो है, लेकिन इसको हमने कितना रेयरेस्ट यूज किया है, आप समझ सकते हैं कि 3 बार अभी तक यूज किया गया है, 3 बार बस। कितने साल हो गए? 1950 से लेके 2025 तक 75 साल हो गए, 3 बार। 3 बार अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बोलोगे आप। पहली बार कब किया था? 1960 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल। दूसरी बार कब किया था? बैंकिंग सर्विस कम्युनिकेशन 1977 रिपील था, रिपील करना था। और तीसरा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। तो 3 केस में बुलाया है बस, तो समझ सकते हैं आपकी कितना है। और तीनों को याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको लिखूंगा नहीं, हैंडराइटिंग वैसे ही मेरी अच्छी नहीं है, बोला मैंने आपको। पहला था डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दूसरा था बैंकिंग सर्विस कमीशन 1977, और तीसरा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं भैया। चलिए, तो यहां पे ओनली 3 की बात करेंगे, ओनली 3। चलिए, नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल में तो। अच्छा, एक और बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या प्रेसिडेंट साइन करेगा? हाँ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बोल दिया था कि राज्यसभा और लोकसभा से अगर बिल पास होके जा रहा है स्पेशल मेजोरिटी से, तो उसको साइन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। डन मतलब करना ही पड़ेगा, साइन ही करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता। क्या मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है? नहीं कर सकता, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। और मनी बिल वैसे प्रेसिडेंट के कंसेंट पे ही आता है, आपको बता दूं मैं। तो यहां पे देखिए 6 मंथ का डेडलॉक अगर है तो आगे अगला क्वेश्चन। अगेन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हाँ भाई, 2017 के 1 में क्वेश्चन क्या था? अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था ना, यही देखो रिपीट होता है अभी। उसी में तो बात किया हमने, सोशल डेमोक्रेसी और वेलफेयर डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे, हमने डिस्कस किया ना। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो कोई गलती नहीं है। फंडामेंटल राइट एंश्योर्ड इन पार्ट 3, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ऑर्डरली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और आजकल तो एग्जाम में यही पूछते हैं कि कहां कहां बताइए किस किस बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस में कहां कहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये पूछा जाता है आजकल। यस, इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड डीपीएसपी इज पॉजिटिव इन नेचर, बिकॉज डीपीएसपी हमेशा एक बेटरमेंट की बातें करता है। वैसे डीपीएसपी हमारे पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं करता, फंडामेंटल राइट हमारे पॉलिटिकल लीगल राइट सबकी बात करता है। सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। देखिए अभी देखिए आपको बताता हूं मैं, इट्स वन ऑफ द क्या बोलते हैं भारी मिस्टेक दैट आई हैव डन बिकॉज दिस एग्जाम आई हैड गिवन, ओके, एंड द आंसर इज 1, 2 एंड 3। बिकॉज यहां पे सेकुलरिज्म का जो टर्म है, ए बेसिक प्रिंसिपल होता है ऑफ द वन ऑफ द एनी कंट्री के। देखिए अब यहाँ पे मैं पाकिस्तान का एग्जांपल हो तो उनके लिए सेकुलरिज्म इज नॉट द थिंग, तो यही सोच के मैंने किया था। लेकिन इसको एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देखता हूं तो आई कैन गो विद दिस टर्म, अदरवाइज को नैरो एक्सपेक्ट अगर इसमें देखता हूं तो आई गो विद 1 and 2। तो जब इसका आंसर की देखा था, देखिए अपने आप में वेग टर्म है, आपको बता दूं वेग टर्म है। अगर ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री नहीं लिख के अगर इंडिया लिखते तो पूरा सही हो जाता है, पूरी तरह सही हो जाता। लेकिन एनी कंट्री लिख के थोड़ा सा इन्होंने वेग कर दिया उसको, ओके, क्योंकि सेकुलरिज्म प्रिंसिपल हमारे पास एडेड है। जैसे आपको ऊपर बता चुका हूं मैं, हमने एसआर बोमई केस में इसको एक बार
बोला है कि इट इज अ बेसिक फीचर। हमने नेहरू, अरे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मेनका गांधी वाले केस में हमने बोला है कि इट्स अ बेसिक फीचर। हमने केशवानंद भारती केस में बोला इट्स अ बेसिक फीचर। तो हमारे लिए तो है ये, लेकिन एनी कंट्री बोल के इसको थोड़ा सा ना वीक कर दिया जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि यूपीएससी क्या चाहता है। क्या चाहता है कि भाई आप एक बॉर्डर एक्सपेक्ट लो, एक या नैरो एक्सपेक्ट लो। अभी आपके ऊपर भी छोड़ता हूं मैं कि आप इसके लिए क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि सेकुलरिज्म हमारी कंट्री में तो बेसिक फीचर है। इस बात को समझिए आप पहले। ओके, तो उस हिसाब से मैं गया था कि उस हिसाब से मैंने एग्जाम में एक नैरो एक्सपेक्ट लिया था, तो मैंने इसको रॉन्ग कर दिया था। मैं आई हैव गॉन विद 1 and 2, लेकिन बाद में पता चला वो आंसर गलत था। यूपीएससी हैज गॉन विद ऑल द 3 ऑप्शंस। ओके, लेकिन अगेन आई एम लिविंग विथ यू। ओके, मैं कोई इसके ऊपर वो नहीं हूं एक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से आपको देखने को मिलेंगे जहां पे सेकुलर प्रिंसिपल्स को नहीं मानते। आपको कंट्री देखने को मिलेंगे जो पर्टिकुलर रिलीजन को मानती हैं, उन्होंने अपना बोला कि हम एक धर्म के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत कम डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती हैं, ऑल्दो दे आर आल्सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए इसीलिए मैं इसके ऊपर आप छोड़ता हूं, लेकिन पहला और दूसरा तो पूरा सही है, और सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है हमारे कंट्री में तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझे ये चीज समझानी थी। बाकी तो मतलब एक सोर्स हमें समझ में आता है कि यहां इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, क्या समझाऊं इसके ऊपर, टाइम वेस्ट करूं? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर्स की बात की गई है, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ इलेक्टेड मेंबर्स हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, हाँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, थर्ड स्टेटमेंट को पूरी तरह कट करिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट में है। कौन से 6 स्टेट में? मैंने याद कराया था। मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, बगल में कर्नाटक है, महाराष्ट्र कर्नाटक, और 2 स्टेट है भाई भाई, तेलंगाना प्लस आंध्रा, और एक है यूपी बिहार, यूपी मेरा नेटिव प्लस बिहार उसका भाई। ठीक है, 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो यहां पे हो गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल वैसे हर एक स्टेट में नहीं है, दैट्स व्हाई दिस प्रोविजन इज नॉट एडेड। अगर कंपलसरी हर एक स्टेट में होता तो मान के चलते कि उसको हम जोड़ सकते थे वहां पे। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कोई सीएम है, मान लीजिए सीएम है, सीएम कोई भी स्टेट जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में लाइक कौन सा आउट ऑफ द 4 मेंबर कौन वोट नहीं डाल सकता। उसमें एक लिखा था सीएम ऑफ द स्टेट, तो सीएम ऑफ द स्टेट नहीं डालेगा। कब नहीं डालेगा? अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से है तब नहीं डालेगा। जैसे हमारे यहाँ पे पीएम बनते हैं ना राज्यसभा से, वैसे सीएम भी तो बन सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से, क्योंकि जिस राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे नीतीश जी तो काफी लंबे टाइम तक सीएम बने हैं, काफी लंबे 2005 से लेके वो कितने बार तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा से, और देन ही बिकम राज्यसभा नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द बिहार, वहां से विधान परिषद से हुए हैं और सीएम बनते रहे हैं, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ते वो। ठीक है, तो ये भी होता है। तो क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे? नहीं लेंगे। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी ब्रॉडर एस्पेक्ट है इसके, अंडरस्टैंडिंग है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, हाँ 70th अमेंडमेंट, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो 1, 2 and 4 होगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इलेक्टेड मेंबर ओनली, लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरी तरह से नहीं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, अगर मेरा यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला आप प्रीलिम्स वाले पीआईक्यू देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन ये भी था, यूपीएससी ने पूछा है कि कौन सी बॉडी है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट तो लेती है लेकिन प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में नहीं लेती है पार्ट। तो प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट में पूरा हाउस लेता है, लेकिन स्टेट की काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लेती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट नहीं लेती है। उसमें ऑप्शन में था 4 ऑप्शन थे, बताता हूं आपको। पहला था लोकसभा, दूसरा था राज्यसभा, तीसरा था काउंसिल ऑफ द स्टेट, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पूछा था कि इन आउट ऑफ द गिवन 4 कौन ऐसा है जो इलेक्शन में तो पार्ट लेता है लेकिन इंपीचमेंट में नहीं लेता। तो देखिए पूरी दुनिया को लगा काउंसिल है, लेकिन काउंसिल तो ये सोचिए, काउंसिल तो इलेक्शन में भी पार्ट नहीं लेती है ना, तो काउंसिल तो पहले ही बाहर हो गई, पहली कंडीशन ही बाहर हो गई, तो काउंसिल तो नहीं होगा, असेंबली होगा, क्योंकि असेंबली यहां पे इलेक्शन में पार्ट लेती है लेकिन इंपीचमेंट में पार्ट नहीं लेती। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट आर्टिकल 61 में लिखा गया है ना, तो उसके अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा पूरा का पूरा पार्ट लेते हैं, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा इंपीचमेंट भी। अब यहाँ पे देखिए बता दिया मैंने आपको। चलिए, consider the following statement about the scheduled caste and the scheduled tribe under the provision of the Constitution of India. The state can make any special provision related to their admission to the government educational institution. हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आर्टिकल 15 का पार्ट है यार, आपको बता दूं मैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 का पार्ट है।
ठीक है, ये हमने 93rd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया है, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, उन्होंने बस उसी को घुमा फिरा के दे दिया आपको। द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिशन टू द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडेड बाय द स्टेट। हाँ बिल्कुल, देखिए द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट एडेड बाय द स्टेट। बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है भाई, प्राइवेट के लिए भी कर सकता है, गवर्नमेंट के लिए कर सकता है, सीधी बात है यहाँ पे, ये सोचने वाली बात नहीं है। स्टेट सबके लिए कर सकता है, यहाँ पे स्टेट मतलब पार्लियामेंट की बात हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी बात हो रही है, अपने स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्राइब इन आर्टिकल। इसके लिए कोई बात नहीं की गई है, इसके लिए कोई बात यहाँ पे नहीं की गई। तो टॉप 1 to 3 इज द राइट आंसर। देयर इज नो सच थिंग इन दैट इज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 30। आपको बता दूं मैं, वो मैनेजमेंट ऑफ द वो है उसके लिए, जो अपने खुद के जो अफेयर्स हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल, उसकी बात आर्टिकल 30 में की गई है। एज सच यहाँ पे स्टेट को कोई मतलब ऐसा आर्टिकल दिया ही नहीं उसमें। तो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 15 का पार्ट है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। द स्टेट कैन मेक स्पेशल, आपको लगता होगा ये कहाँ पढ़ा है, अरे आपको बता दो यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछती है, सीधा आर्टिकल उठाती है डाल देती है। आपको लगता होगा ये पढ़ना जरूरी है, हाँ भाई पढ़ना जरूरी है, आर्टिकल पढ़ने जरूरी है। कितने पढ़ने जरूरी है, पीआईक्यू में आ रहे हो तो पढ़ने जरूरी है। फिर आपकी ऊपर की आपकी श्रद्धा, वो भी तो करना, वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपकी कितनी श्रद्धा है पढ़ने के लिए। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 15(4). अगेन आर्टिकल 15 प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी कर सकती है, ठीक है। और 93rd अमेंडमेंट ने क्या जोड़ा कि प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी कर सकती है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ पे नहीं की गई है, बाकी सब है यहाँ पे। दैट्स व्हाई फोर्थ दिस वाज द इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, आर्टिकल 21 राइट टू ट्रांसजेंडर, हाँ भाई। राइट ऑफ द कैर्नी पेगस ट्विंस, हाँ भाई। राइट ऑफ द मेंटली रिटायर्ड वुमेन, हाँ तीनों को यहाँ पे दे रखा है। ओके देखिए भाई, ये है राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात यहाँ पे हो रही है, तो सबके लिए है यहाँ पे, ये बात पहले दिमाग में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट में भी अगर आप देखोगे, इतना आपको नहीं पता रहेगा तो भी, क्या ट्रांसजेंडर को यहाँ पे राइट ऑफ लाइफ नहीं होगा? सोचिए होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोच के देखिए, क्यों नहीं होगा भाई। उसको पॉजिटिव सेंस में, अगर कभी कभी क्वेश्चन अपने को नहीं पता होता, क्वेश्चन हमारे लीक से बहुत बार होता है, हमें लगता है पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखना है कि यार क्वेश्चन हमने पढ़ा है, मतलब टॉपिक आता है कि नहीं आता है। राइट टू लाइफ है, अभी राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं। राइट टू लाइफ छोटा मोटा नहीं है, राइट टू लाइफ इज अ वेरी बिग, ठीक है। जीने का अधिकार, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, तो उसमें देखना है क्या ट्रांसजेंडर को जीने का अधिकार नहीं है? क्या मेंटली रिटायर्ड वुमेन क्या बच्चे पैदा नहीं कर सकती? क्या बच्चे बियर नहीं कर सकती? कर सकती है, वो भी कर सकती है। ओके क्या कैर्नी पेगस ट्विंस नहीं हो सकते भाई? उनको राइट नहीं है, वो भी है, सबको है यहाँ पे, ठीक है। अभी केसेस देख लेते हैं जरा। राइट ऑफ ट्रांसजेंडर, सुप्रीम कोर्ट इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला था, रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन right of life and dignity under article 21, granting them fundamental rights including protection against discrimination, article 17। okay, co-joint twins की बात की यहाँ पे, अगेन बोला है राइट टू डेथ, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर की बात यहाँ पे की, ensuring dignity and protection of life। ओके और अगला यहाँ पे राइट ऑफ मेंटली रिटायर्ड वुमेन टू बियर द चाइल्ड, यस। राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस एंड मदरहुड, एक क्वेश्चन आपको बता दूं, एक क्वेश्चन सीधा उन्होंने एक बार ऐसे ही पूछा था, राइट टू हैव अ रिप्रोडक्टिव चॉइस। ये अपना आई थिंक लास्ट वाला जो मैंने पीआईक्यू कराया ना, पार्ट 12, उसके अंदर आपको मिलेगा, सीधा यही स्टेटमेंट दे रखा है, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। क्या एक वुमेन को है या नहीं है? क्वेश्चन में था नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया था वो, आप देखिए उसको जाके, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको कभी पॉजिटिव एक्सपेक्ट हमें देखना पड़ता है। उस टाइम मैंने नहीं बताया था कि भाई किसी वुमेन को चॉइस है भाई कि वो मतलब बच्चे पैदा करे ना करे, जो भी है उसको पूरा चॉइस है, ठीक है। अब रिटायर्ड वुमेन की यहाँ पे बात छोड़ दो आप, ओके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि भाई मेंटली चैलेंज वुमेन है, उसके लिए भी ये सारी चीजें हैं, ओके। Which of the following is not a member of the drafting committee? देखिए आपको थोड़ा सा भी अगर पता है ना, तो बीएन राव नहीं है, बिकॉज बीएन राव इज एडवाइजर थे, ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसके नाम, आजकल क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पे बहुत इजी हैं, क्योंकि बीएन, मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं आई स्टिल रिमेंबर दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो एनीथिंग व्हेन आई वाज इन द एग्जाम, आई ओनली न्यू कि बीएन राव के बारे में ऑप्शन था, बीएन राव के बारे में, बीएन राव वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो दैट्स व्हाई बीएन राव वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके ये पता था, अयंगार के बारे में पता था, मुंशी के बारे में पता था मुझे, ये नाम मैंने सुना ही नहीं था। अरे क्या सबके बारे में थोड़ी पता होगा, बी आर अम्बेडकर के बारे में पता था, ठीक है। तो सबके बारे में नहीं याद रखना आपको,
लेकिन धीरे धीरे करके जब हम पीआईक्यू करते हैं, अब 2017 में आपको बता दूं उतने पीआईक्यूज के सोर्स नहीं होते थे, आपको ये फ्रैंकली बात बोलता हूं मैं, यूट्यूब वॉज वेरी लिमिटेड। ओके, चलिए यहां पे बात करते हैं कौन कौन था इसके अंदर। अंबेडकर जी वॉज द चेयरमैन, एनजी अयंगार दैट इज एन गोपाल स्वामी अयंगार, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, मोहम्मद सदुल्ला और डीपी खैतन। ओके, अभी यहाँ पे एन माधव राव वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय द टीटी कृष्णमाचारी। ये भी पूछा हुआ है कि टीटी कृष्णमाचारी मेंबर थे या नहीं थे, एक बार इसको बस रीड करना आपको, अब इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक, इसमें बताने लायक सच में कुछ नहीं है, तो उस कमिटी के मेंबर्स हैं यार, अब इसमें क्या समझाऊं आपको मैं। ओके, अगला क्वेश्चन, बी एन राव वाज नॉट, ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ओके, काफी कुछ उन्होंने एडवाइस किया, डीपीएसपी के ऊपर इनकी काफी एडवाइस है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनी बिल। मनी बिल राज्यसभा में कितने लंबे टाइम तक रहेगा? 2 वीक, मतलब 14 दिन। अब आर्टिकल 109 में लिखा है, पूरा आर्टिकल 109 पढ़िए पूरा अच्छे से, आपको लग रहा होगा आर्टिकल 109 इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कि लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है पीआईक्यू प्रीलिम्स का। अब आपको लग रहा है आपको नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप देख लीजिए। आर्टिकल 109 डील विद स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल। क्या है? मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये लिखा है आर्टिकल 109 में, ठीक है। अगला यहां पे, आफ्टर द लोकसभा पासेस द मनी बिल इट सेंड टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन। कितने दिन तक? 14 डेज तक। आपको तो पता ही वो रिकमेंडेशन लोकसभा के ऊपर है, माने या ना माने, राज्यसभा की पावर बहुत लिमिटेड है उसके ऊपर। ओके, और लोकसभा की अथॉरिटी आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल। ओके, तो ये सब चीजें दी हैं यहाँ पे आर्टिकल 109 में, ये बताने का मेरा मेन पर्पस था। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अवेलेबल टू सिविल सर्वेंट आर इंश्योर्ड बाय आर्टिकल नंबर 311, बिकॉज आर्टिकल नंबर 310 तो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किसका? प्रेसिडेंट और गवर्नर का। प्रेसिडेंट और गवर्नर उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 311 उनको इंश्योर करता है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। कैसे? देखिए, प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक। भाई उनका भाई अब एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द वन दैट अपॉइंटेड देम, मतलब कहने का मतलब है कि उनको वही रिमूव करेगा, ठीक है, उनको वही रिमूव कर सकता है, वही डिसमिस कर सकता है जिसने उसको अपॉइंट किया है, ठीक है। थोड़ा सा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अगेन वही है कि बहुत लिमिटेड स्कोप है यहाँ पे, उनको सिर्फ बोलने की बात है, उनको एक तरह से सेफ्टी मिलती है, बहुत बहुत लिमिटेड स्कोप है यहाँ पे। प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर काफी ज्यादा हाई है उनको रिमूव करने के लिए। ओके, और आर्टिकल 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी रही तो कौन उसके लिए रिजोल्यूशन लाएगा? राज्यसभा रिजोल्यूशन लाएगी बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। अंडर आर्टिकल नंबर 312 के अंदर कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ी। अभी तक कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास है? 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। The writ issued to secure the release of person found of detained illegally, कल ही पढ़ा था हमने, हिबस कर्पस। हिबस कर्पस कब इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकता है फॉर टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द पर्सन। ओके, तो इलीगल डिटेन किसी को किया जाएगा तो बिल्कुल बुलाया जा सकता है उसको। मैंडमस सिरोशरी प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन मतलब एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है इफ लोअर कोर्ट इज क्रॉसिंग इट्स जुरिस्डिक्शन एरिया। और किसके लिए किया जाएगा? क्वाजी जुडिशियल एंड जुडिशियल बॉडीज के लिए। सिरोशरी भी उसी के लिए किया जाएगा। सिरोशरी एक तरह से प्रोहिबिट भी करता है प्लस अपने पास केस भी लेता है, क्यूरेटिव भी है। मैंडमस क्या होता है? मैंडमस होता है वी कमांड, जैसे पब्लिक अथॉरिटी को, कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास आपने काम बोला, उसने मना कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बोले मेरा काम नहीं किया इसने। लाइसेंस के लिए आपने मांगा, लाइसेंस आपको नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं, पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आपको पासपोर्ट नहीं मिल रहा, आप जा सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी का कोई, ठीक है। लेकिन आप प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे आपको दिमाग में रखनी है, इसके लिए अलग से वीडियो है, वो भी देखिए आप जरा। लेकिन इसका आंसर है हिबस कर्पस। ओके, लेकिन यहां पे अगर डिटेंशन लॉफुल रहा तो जाके कुछ नहीं किया जा सकता। यहां पे इसलिए लिखा है डिटेन इलीगली, अगर लीगल डिटेंशन रहा तब नहीं लागू किया जा सकता, तब नहीं हिबस कर्पस चलेगा यहां पे। अगर लीगल डिटेंशन क्या होता है? अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, या आपने लेजिस्लेटिव कंटेम्प्ट किया है, पार्लियामेंट का कोई लॉ था उसको फॉलो नहीं किया आपने, उसके बाद आपको डाला गया जेल में, ओके, उस केस में यहां पे नहीं होगा। चलिए, which of the following cannot be introduced first in the राज्यसभा? कौन सी चीज राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस नहीं होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना दोनों हाउस को इक्वल पावर होती है, दोनों हाउस को इक्वल पावर होती है, और पर्पसली रखा हुआ है कि अमेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए लोकसभा को ज्यादा पावर ना मिल जाए। अगर ज्यादा पावर मिल गया तो डिक्टेटरशिप हो सकती है, क्योंकि कल के दिन मोदी जी बोले एक काम करो, हमारी मेजोरिटी है ना लोकसभा में,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाओ, अब इलेक्शन 10 साल बाद होंगे, क्या है बात, हो गया ना। तो इसलिए अमेंडमेंट के लिए दोनों हाउस को इक्वल पावर है, दोनों हाउस को। कैग की रिपोर्ट दोनों हाउस में सबमिट की जाती है, पार्लियामेंट में सबमिट की जाती है। बिल टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, आर्टिकल 2 और 3, ठीक है, दोनों हाउस में किया जाता है, इक्वल पावर है। प्रेसिडेंट के कंसेंट पे किया जाता है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है बात। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 112, इट्स अ टाइप ऑफ मनी बिल, ठीक है। तो ये पहले कहां होता है, पहले लोकसभा में होता है। आप सुनते हो ना, आप देखिए इस तरह भी दिमाग में रखिए। निर्मला ताई कहां बोलती है जाके, सबसे पहले लोकसभा में बोलती है ना, कि राज्यसभा में बोलती है। बजट की स्पीच, बजट एड्रेस कहां होता है, लोकसभा में होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाय, देखिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इज फॉर वुमेन इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा। डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, जो बॉडी सिर्फ डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट से बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे कि नीति आयोग, जैसे कि प्लानिंग कमीशन उसका बड़ा भाई, मतलब उसको रिप्लेस करके बना। एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। तो ये है स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है, सी वाला सही है। क्या पास हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट पास हुआ था 1990 में, जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यहां पे स्टैब्लिश किया गया। तो इट्स अ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना है, जैसे कि यहाँ पे ये बना है नेशनल इंफॉर्मेशन जो कमीशन बना हुआ है, वो है यहाँ पे। चलिए, which of the following was a chief justice, who was the following was the chief justice when public interest litigation was introduced in the Indian judicial system? कौन था भाई, पीएन भगवती। अब यहाँ पे ये देखिए, आपको पता होना चाहिए, बस इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है। एम हिदायतुल्लाह के बारे में बता देता हूं। देखिए आपको एक बात बताता हूं मैं, प्रेसिडेंट जब समझ लीजिए प्रेसिडेंट अपना पद छोड़ दिया, वो पोजीशन वैकेंट हो गई, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम करेगा चार्ज, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने भी क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो गई और प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है। तो उस टाइम जो सीजीआई होता है, ही एज्यूम द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट, और एम हिदायतुल्लाह गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। जब जाकिर हुसैन, माय मिस्टेक, जब जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है 1969 में, तो वीवी गिरी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वीवी गिरी बोलते हैं, भाई काम करो, मेरे को अच्छा मौका है प्रेसिडेंट बनने का, मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करता हूं और प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। तो टाइम ऐसा हो गया जब प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है। तो जो सीजीआई थे, कौन थे, एम हिदायतुल्लाह, वो बाद में बन जाते हैं प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एम हिदायतुल्लाह बाद में, वैसे आपको बता दो, वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ओके, चलिए, पीएन भगवती वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था। ओके, ये क्वेश्चन तो काफी। Which of the following statement about the all India services? All India services आर्टिकल नंबर 312, बराबर वही है ना। All India services may be created by the act of parliament। हाँ भाई, तुमको लगेगा राज्यसभा, अरे राज्यसभा पार्लियामेंट का ही पार्ट है ना। राज्यसभा पहले रिजोल्यूशन पास करेगी, तभी तो आगे बढ़ेगी बात। बिल्कुल सही है। क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था ना। हाँ, तो पहला वाला ही तो करेक्ट हो गया। देखिए, एंडोर्समेंट ऑफ राज्यसभा इज नॉट एसेंशियल। क्यों नहीं एसेंशियल है भाई, एसेंशियल है, एसेंशियल है। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ चाहिए उनका, 2/3 मेजॉरिटी, वही है स्पेशल। द रूल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज डिटरमाइंड बाय द यूपीएससी। नहीं, यूपीएससी ने डिटरमाइन करती रूल ऑफ रिक्रूटमेंट। द कंडीशन ऑफ सर्विसेज टू ऑल इंडिया सर्विसेज, कंडीशन ऑफ सर्विसेज टू ऑल इंडिया सर्विसेज मे बी अल्टर्ड बाय यूपीएससी। कैसे भाई, जब बनाने वाली बॉडी यहाँ पे पार्लियामेंट है, जो सो रहा है, तो यूपीएससी कैसे करेगी, और रिक्रूटमेंट के रूल यूपीएससी कैसे करेगी। तो इसलिए दैट्स व्हाई यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई यहाँ पे। द पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड टू गिवन डायरेक्शंस टू द स्टेट कंसर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा। यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इश्यू अ प्रोविजन रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ सैलरीज। अच्छा, पूरी ओवरऑल इमरजेंसी प्रोविजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी रिडक्शन ऑफ सैलरीज तभी कर सकते हो जब आर्टिकल नंबर 360 के अंडर कौन सा इमरजेंसी लगाओ, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाओ।
ओके यहाँ पे मैंने पहले नेशनल इमरजेंसी का सोचा, लेकिन फिर देखा कि यहाँ पे ओवरऑल सारी इमरजेंसी की बात हो रही है। आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 सबकी बात हो रही है। यहाँ पे पार्ट 20 में आता, पार्ट 18 में आता, माय मिस्टेक, पार्ट 18 में आता। गवर्नर हैज नो इमरजेंसी पावर लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ भाई, इसके पास तो बिल्कुल नहीं है, कौन सी पावर है इसके पास। If the governor of a state is satisfied that the situation has arisen whereby the financial stability or credit of the state is threatened, he may declare financial emergency। अरे भाई, स्टेट की फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करता गवर्नर, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड, मतलब नेशनल लेवल पे होती है वो स्टेट के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी हिला देती है। कहने का मतलब है कि स्टेट का जो फाइनेंशियल पावर होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, वो भी सेंटर के पास चली जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें सैलरीज कम की जा सकती हैं, और सैलरी अलाउंसेस कौन से, वो इसमें लिखा हुआ है सैलरी अलाउंसेस शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 2 में जिसकी भी सैलरी अलाउंसेस है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी आता है, सबकी सैलरी कम की जा सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहां तक कि जजेस की भी, यहां तक कि अपने इसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यहां तक कि प्रेसिडेंट की भी, गवर्नर की भी, सबकी की जा सकती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत है। और बाकी आपको पता है कि इमरजेंसी के टाइम पे यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है, दैट इज सेंटर लेवल पे, वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट्स को, ओके, उस हिसाब से काम करने के लिए। चलिए, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, पार्ट 18 में आता है, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why was the constitutional amendment needed for introducing GST? GST इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ी थी भाई? ठीक है, स्टेट वर नॉट विलिंग टू एग्री विद द यूनियन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विदाउट एन अमेंडमेंट। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सीधा पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। जीएसटी वॉज टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन द कॉन्करेंट बेसिस। यस, स्टेट को भी पावर मिले। आर्टिकल 246 बात करता है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वॉज इनएडिक्वेट फॉर सच केस, बिकॉज उसमें बात नहीं दी गई, उसमें जीएसटी की कोई बात ही नहीं थी, तो उसमें उन्होंने ऐड किया, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। अभी ज्यादा पे नहीं जाता हूं मैं, ओके, तो बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर, बिकॉज उन्होंने आर्टिकल 246 को अमेंड किया है, उसके अंदर जीएसटी को ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2016 का। प्रायर टू दैट आर्टिकल 246 में 7 शेड्यूल का पार्ट है, 3 लिस्ट है, ये बात आपको पता है। आर्टिकल 246 was insufficient because it did not provide a framework for the concurrent taxation by both the union and the state on the same subject like GST. So that's why 246A ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया, ओके, जिसमें कॉन्करेंट पावर दी गई यूनियन द स्टेट को, यूनियन एज वेल एज स्टेट को, टू लेजिस्लेट द जीएसटी। दैट्स वाई आर्टिकल 246 को अमेंड करना पड़ा, यहाँ पे 246 ऐड करना पड़ा। वैसे 2 आर्टिकल देखिए यहाँ पे 279 ऐड किया गया है, दैट इज द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, चलिए बाकी छोड़ दीजिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द एनएचआरसी, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की क्या क्या भाई फंक्शन है? ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ कोर्स ये बात है, ह्यूमन राइट अगर वायलेट होंगे तो खड़ा हो जाएगा, उसके कान खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर एनएचआरसी के मुंह खोलने लगे। अभी तक तो सब चुप थे, लेटेंट के ऊपर कोई बोल नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंक्वायरी इट्स ओन इनिशिएटिव, हाँ भाई खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसको बोलते हैं सू मोटो पावर, सू मोटो पावर बोलते हैं उसको, खुद से करना, बिल्कुल। इंक्वायरी ऑन पिटीशन प्रेजेंटेड, पिटीशन देंगे तो क्यों नहीं करोगे भाई। विजिट जेल, हाँ भाई खुद से जा सकते हैं, खुद से जा सकते हैं, जेल की विजिट कर सकते हैं, अनाथालय की विजिट कर सकते हैं, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर की विजिट कर सकते हैं, दुनिया भर की चीजें विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसने रोका इनको। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, सारे के सारे सही हैं। आप एनएचआरसी भी लाऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ेंगे हम लोग। वैसे चारों के चारों सही हैं, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, समझ के आता है आपको। तो ऑल द फोर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A person is disqualified for being chosen as a and for being a member of the either house of the parliament if person, मतलब कहने का मतलब है एमपी कब डिस्क्वालीफाई कहलाएगा, एमपी कौन से बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कहलाएगा यहाँ पे। होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हाँ भाई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड करेंगे तो आपको भाई डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से उसको बार बार चेंज करता रहता है, पार्लियामेंट को पूरी पावर है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन करने की। ठीक है, तो अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया, बिल्कुल। इफ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब आप बैंकरप्ट हो गए। देखिए बैंकरप्ट की डेफिनेशन बैंकरप्ट हर जगह पे लिखा मिलेगा, क्योंकि देखिए बैंकरप्ट का सिचुएशन ऐसा माना जाता है कि अगर आप बैंकरप्ट हो गए तो डेफिनेटली यू गो फॉर द करप्शन, यू गो फॉर द सम अनएथिकल थिंग्स, दैट्स वाई अगर आप बैंकरप्ट है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे कहाँ एमपी बैंकरप्ट बनते हैं, ठीक है, तो दोनों सही हैं।
इफ सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन, बिल्कुल एंटी डिफेक्शन के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो बिल्कुल आप क्या हो जाएंगे, सीधा बाहर। If of unsound mind or such and stands to declared by the competent court, कहने का मतलब है कि आपको किसी competent court ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला है भाई कि अनसाउंड माइंड का है इसको भाई, तो ऑफ कोर्स आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन सही है यहाँ पे। इसको डिस्क्वालिफिकेशन का अलग से पढ़ाऊंगा आपको मैं, अभी ज्यादा काफी लंबा वीडियो हो गया, इसको अलग से डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। सो ये था हमारा, अभी पूरा आपको डिस्क्वालिफिकेशन का वैसे रखा है यहाँ पे मैंने पूरा, लेकिन सोच रहा हूँ इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, इट्स ऑलरेडी अ लॉन्ग वीडियो। ओके, आप इसको शेयर करूंगा, पढ़ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, इट्स अ लॉन्ग वीडियो बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द एक्सपेक्ट। कहीं कहीं अगर मैंने कुछ थोड़ा स्किप भी किया होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं आप। और जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वो रिवाइज हो ही जाता है हमारा, तो मैं इसीलिए जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ थोड़ा कम किया मैंने, और कोशिश करूंगा और ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको, और बनाता रहूंगा। आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।